हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट फिजिक्स एकेडमी जेईई। और हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टॉपिक बहुत ही सिंपल है, आप बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हो फिलहाल फिजिक्स में। और आप देखिए कि कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके की बात होगी इंटीग्रेशन में। टॉपिक इंटीग्रेशन। देखिए, अगर हम मान लें कि एक इक्वेशन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ये x है और ये मान लीजिए y है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको मान लिए ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है। यहां पर x की वैल्यू है x1 और यहां पे वैल्यू है x2। P Q R S, ये एरिया हमें फाइंड करना है, P Q R S। इसके लिए एक हमने स्ट्रिप कंसीडर की, जिसकी थिकनेस है ये यहां से यहां तक, ये जो थिकनेस है वो है डेल्टा x, और ये वैल्यू कितनी बता रहा हूं मैं, x। तो आप देखिए A B C D, ये एरिया चाहिए हमें। एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ A B C D, A B C D। तो ये लेंथ कैसे आएगी, ये लेंथ कैसे आएगी भाई? y इज इक्वल टू क्या है, fx। जरूरी नहीं, एक जनरल बात कहें भाई, फिलहाल एक्स स्क्वायर का ये प्लॉट किया है, y इज इक्वल टू स्क्वायर, कोई भी हो सकती है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अगर हम x की जगह ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास सीधे सीधे ए बी आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, दिस इज ए बी, ये लेंथ इंटू ए डी। तो दिमाग में ये आएगा कि अगर हम ध्यान से देखें, ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, यानी कि यहां से नॉर्मल ड्रा करें तो ये आपका आ रहा है। इस छोटा सा ट्रायंगल, अगर आप दिख रहा हो, छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये इसकी एनलार्ज फिगर देख लीजिए आप, ए बी सी डी। अब हम, ये बहुत बड़ी फिगर दिखाई है, जब आप ए बी इंटू ए डी करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया नहीं आएगा और एरर शो करेगा। ये ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले में नहीं आएगा, ए बी इंटू ए डी में। बात सही है, जो हमने फार्मूला लगाया उसमें इस फिगर का एरिया नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया इंक्लूड नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम ये ब्रेथ कम लें तो डेफिनेटली ये जो एरर आ रही है वो भी कम हो जाएगी। अगर हम ये और कम लें ब्रेथ तो और कम हो जाएगा। फिलहाल ए बी कैसे लिखोगे, ए बी लिखा y, और ए डी कैसे लिखा मैंने, डेल्टा x। y ये लेंथ, ये y है, ये लेंथ। तो y कैसे लिखोगे? अगर हमें ये लेंथ पता है, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, उसे जो भी इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन है या जो भी फंक्शन है, अगर x की जगह वो लेंथ रख दें तो डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स, इंटू में कितना है, डेल्टा x। ये आपके पास आएगा एरिया केवल ए बी सी डी का, और उसमें भी इस ट्रायंगल, जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, वो
एरिया एरर शो करेगा क्योंकि वो एरिया इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन हमें एक बात पता है कि ब्रेथ जितनी कम लेंगे उतना छोटा ट्रायंगल बनेगा जो एरर शो कर रहा था, यानी एरिया में उतनी ही कम एरर होगी। अब यहां पर ए बी सी डी ये आ गया, मगर हमें तो चाहिए पी क्यू आर एस का एरिया। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो इसे लिखने का ढंग क्या होगा भाई? इसे लिखने का ढंग होगा सिग्मा। सिग्मा माने सम किसका? ये प्रोडक्ट निकालते जाओ और सिग्मा करते जाओ, ये आएगा। अगर हम इसमें यहां पर इसको n स्ट्रिप में डिवाइड कर दें, इसको क्या करें? n स्ट्रिप में डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? आप इसे लिख सकते हो, टोटल सम लिया है, यहां i लगा लिया, डेल्टा x i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लिखा है, आपने पहली स्ट्रिप की दूरी डिस्टेंस कितना है, तब आपका वहां पर y की वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन में रख के। दूसरी स्ट्रिप की दूरी यहां से कितनी है, वो आ जाएगा आपका, और डेल्टा x मान ली आपने, सेम थिकनेस की आपने ली है। अब आप सोचिए कि अगर n इनफाइनाइट टेंड्स कर रहा है, ये कब करेगा? जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो। मतलब अगर ये जो थिकनेस है वो कितनी ली जाए? टेंड्स टू 0। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कहां टेंड्स करेंगी? n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टू, या 1 टू n है तो ये कहां जाएगा? n शिफ्ट करेगा इनफाइनाइट पे। फिर समझिए, आप अगर डेल्टा x ज्यादा वैल्यू की, थिकनेस की ज्यादा स्ट्रिप लेंगे तो जो आप फार्मूला लगा रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें इस एरिया का, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर एरर शो करेगा, यानी वो एरिया इंक्लूड ही नहीं आएगा इस फार्मूले में, इंक्लूड नहीं होगा। हमने उसको कम करने के लिए ये थिकनेस कम थिकनेस वाली स्ट्रिप्स ली और 1 2 3 4 सारी स्ट्रिप्स बनाकर ऐड करते चलेगा एरिया। हमें कोशिश करनी है यहां से यहां तक का पूरा पी क्यू आर एस का एरिया निकालने के लिए। तो हमने i इज इक्वल टू 1 to n लिखा और एक कंडीशन लगाई, डेल्टा x यानी जो स्ट्रिप मानी है उसकी थिकनेस 0 के आसपास है, यानी नियर बाई 0 है, तो वही नंबर ऑफ स्ट्रिप्स भी इनफाइनाइट होंगे। यानी आपने एरिया जो फाइंड किया वो हो जाएगा सिग्मा, और i इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कब तक? f x i डेल्टा x। तो ऑटोमेटिक डेल्टा x क्या हो गया? नियर बाई 0 हो गया। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो गई? ये रहा आपका इंटीग्रेशन। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं वो इससे पहले का लेक्चर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशन एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने ये भी बताया है पिछले लेक्चर में कि एरिया वैल्यू में आएगा, लेकिन नाम उस क्वांटिटी का एरिया नहीं होगा। ये मैं लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो इसको लिखने का तरीका होगा fx dx, ये आप लिख सकते हैं y dx। तो जब, और ये निशान किसका है? ये इंटीग्रेशन का है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं? किसी कर्व के एक पॉइंट से लेकर, यानी कि एक क्लोज शेप का एरिया निकाल रहे हैं, और वो भी ऐसी स्ट्रिप्स को प्लस करते हुए एरिया निकाला गया है कि इस जो ट्रायंगल का एरिया का जो एरर शो हो रहा है इसमें, वो भी नियर बाई 0 हो जाए। वो 0 कब होगा? नियर बाई 0 कब होगा? जब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपकी इनफाइनाइट होंगी।
तब जाकर ये एरर भी नियर बाई 0 होगी। तो ये इंटीग्रेशन लगा। एक सिंपल लैंग्वेज बता दूं, कभी भी आप इंटीग्रेशन बाई dx निकालते हो, इसका मतलब ये होता है आपके ग्राफ पर एक डायमेंशन y है, दूसरी डायमेंशन dx है, और स्ट्रिप टू स्ट्रिप एरिया ऐड करते जा रहे हो, और दो लिमिट्स के बीच आप अगर x की वैल्यू यहां लिख दूं तो दो लिमिट्स के बीच जितना एरिया बनेगा वो एरिया आ जाएगा। अब आपको निकालना था एरिया ऑफ PQRS, आपको निकालना था एरिया ऑफ PQRS। उसे लिखने का तरीका होगा YDX, चाहो तो fx लिख लो y की जगह। x1 से शुरू होगी और x2 पर यह बात खत्म हो जाएगी। x1 से शुरू होगी और x2 पे खत्म हो जाएगी। ये रहा इंटीग्रेशन। फिर आप ध्यान रखिए, एरिया का सिंपल फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है आपके ग्राफ पर और ब्रेथ किसी और क्वांटिटी को, तो भले ही मल्टीप्लाई उस एरिया के बराबर आए लेकिन वहां क्वांटिटी एरिया नहीं होगी। जैसे मैंने आपको समझाया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। अगर वी वहां लेंथ की जगह वेलोसिटी है और ब्रेथ की जगह टाइम इंटरवल है, तो एरिया की वैल्यू एरिया को नहीं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और जो भी इस बात को समझ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर देखें तब कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं यहां पर। तो ये रहा इंटीग्रेशन। तो आपको दिमाग में रख लिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो हम एक्चुअली एरिया फाइंड कर रहे होते हैं वैल्यू में, लेकिन उसमें दो डायमेंशन होती हैं एरिया में जो मल्टीप्लाई करते हैं। उन डायमेंशन वो कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो एरिया का नाम उस हिसाब से आएगा। देखिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, y की जगह लिखा है मैंने, ये आपने लिखा था fx। इसका फार्मूला होगा, फार्मूला यही यूज करेंगे, पावर में एक ऐड कर दो और जितना एडिशन आए उससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन। जैसे x स्क्वायर dx है, इंटीग्रेशन करना है। ये y की वैल्यू है, गलती मत करिएगा, मैं y dx लिखता फिर दोबारा लिखता y की वैल्यू, मैंने डायरेक्ट ही y की वैल्यू लिख दी है। x की पावर में एक ऐड होगा और जितना एडिशन आया उससे डिवाइड होगा, यानी आंसर आएगा x³/3। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका सॉल्यूशन। और फार्मूला कौन सा रहा? ये रहा। ये फार्मूला आप फिजिक्स में मोर देन 200 टाइम्स यूज करेंगे, यानी इतनी बार यूज होगा ये फार्मूला। ये मेन यही है, 90% केसेस में फिजिक्स में ये फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। कैसे होगा मैं भी बताऊंगा आपको। ये आपके पास रहा। अब आप देखिए, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है ये। जैसे कि d/dx साइन x का कितना आता था भाई, अगर आपको याद है तो बताइएगा। cos x आता था, तो cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होगा। ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पुरानी बात पता हो। डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहे थे, इसका इंटीग्रेशन करने पर इधर आओगे। डिफरेंशिएशन cos x का कितना था, माइनस का sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx आएगा cos x। अब माइनस तो एक नंबर होता है, इसे बाहर निकालो, उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको फार्मूले को
फिर से लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स। और भी फार्मूले हैं लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप यहां पर फार्मूले और भी हो सकते हैं, अगर मैं लिखूंगा ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, हाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है भाई, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ई बेस एक्स, ये याद करिएगा। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स का आएगा ई टू द पावर एक्स। आपकी यहां पर मैं मैथमेटिक्स की कंप्लीट ब्रांच तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं उतने ही फार्मूले लिख रहा हूं जो कि आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आप इसको लर्न कर सकते हैं। 1 2 3 4 इन फार्मूले को याद रखिए। कुछ क्वेश्चन मैं दिखाता हूं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो देखिए। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, आप टुकड़ों में समझ लिए, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहां पर मैं ये लिख देता हूं डी एक्स। मैं स्टेप बढ़ाकर लिख रहा हूं यहां पर, इनटू में 1 होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0। जब आप सॉल्व करें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने केवल एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखा है। अब जरा फार्मूला लगाइए, पावर में एक ऐड कर दीजिए और जितना एडिशन आए उससे डिवाइड कर दीजिए। पावर में एक ऐड और जितना एडिशन आए डिवाइड। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, ये आपका आंसर हो गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का। ये रहा आपके पास आंसर। तो इस तरीके से सवाल करेंगे आप, और ये सवाल बीच बीच में आते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। अब एक सवाल अब फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि इसका यूज कैसे होगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगी आप लोगों को, ये होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होती है। ठीक, अब मैं सवाल को बदलता हूं। इफ एक्सीलरेशन इज गिवन बाई a is equal to kt, where t is the time and k is the constant, where a is the acceleration which is given by k into t, where k is the any constant and t is the time interval. Write the first equation ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब आपको इस एक्सीलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन? बोले सर सिंपल सी बात है, यहां रख दो, ये आई फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू ए प्लस के टी स्क्वायर, और ये रहा हमारा आंसर। आप ब्लेंडर मिस्टेक कर गए यहां पर, ये आंसर गलत है। जो लिखा गया आंसर है कि फर्स्ट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की लिखिए
ये यहां पर गलत है आंसर। बोले सर क्यों गलत है भाई? भाई कहां गलती करी? a इज इक्वल टू आपने कहा था KT है, फर्स्ट इक्वेशन लिखो, v इज इक्वल टू u, a की वैल्यू रख दी KT, तो भाई KT स्क्वायर आएगा, तो इक्वेशन तो सही होनी चाहिए। अब फिर वहीं वापस आ जाते हैं और एक इसमें क्वेश्चन और इंक्लूड करते हैं कि इस फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने की क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, यानी कि ये फार्मूला किस टर्म एंड कंडीशन के बाद अप्लाई हम कर सकते हैं, ये नहीं पता होता। 11th में बहुत स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि बच्चों ये क्वेश्चन पड़ी हुई है आपकी, तो मुझे बता दिए कि ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मैं देखता हूं बहुत लोग मेरे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि सर कहना क्या चाहते हैं। हर फार्मूले की टर्म एंड कंडीशन होती है, अगर वो क्वालिफाई हो रही है तब आप उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले की अप्लाई करने की शर्त क्या है? पहली शर्त है ए यानी वेक्टर में है, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कह दो। द एक्सीलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म या कह दो एक कांस्टेंट होना चाहिए। बोले सर एक ही शर्त है? नहीं, एक और है जो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। डायरेक्शन ऑफ यू, क्या यू क्या होता है? इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए। ये दो शर्त लगाने के बाद, कंडीशन लगने के बाद आप ये यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। बोले सर ये तो पता ही नहीं थी, तो मैंने कहा अब पता लग गई होगी आपको। अगर अब लग गई है तो अपने दिमाग में रखना कि ये दो शर्तें क्वालिफाई हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अब तुम ही में से कोई एक उठा और बोला सर अगर मान लिए ये कंडीशन नहीं लग पा रही है तो फिर कैसे सवाल या क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे? आप यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। a इज इक्वल टू dv ओवर dt यहां से, या v इज इक्वल टू ds ओवर dt से शुरू करेंगे। You will start the question, solution of the question by using the relation a is equal to d over dt या v is equal to ds over dt। आपको पहले बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब तुम में से फिर एक ने क्वेश्चन पूछा, बोले सर ए कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो कैसे यूज करेंगे हम इसे? बिल्कुल ठीक है, ए कांस्टेंट है, ध्यान दिया जाए, लेकिन यू और ए का डायरेक्शन सेम नहीं है बेटा, फिर इसे पूरी वेक्टर फॉर्म में ही यूज करनी पड़ेगी। v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर t स्केलर होती है, t पे नहीं लगाया, ध्यान से देखना एरो किस पे लगा है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब काइनेमेटिक्स में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे, अभी वो समय नहीं है कि हम इस एरिया में पहुंच जाएं। फिलहाल बोले सर फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो आपने यहां पर सॉल्यूशन जो आप कह रहे हैं ये रॉन्ग है, उसको देखिएगा। कोई बात नहीं, ए शुरू होगा, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहां पे आ रहा है सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू dv ओवर dt, then dv can be written as
ए डी टी, ए की वैल्यू रख दो, कितनी है, के टी डी टी। हमें रिवर्स गियर लगाना है, डीबी में दिया है ये, इस डेरिवेटिव से फंक्शन निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन का यूज कर देंगे, रिवर्स गियर लगा दिया हमने। अब चाहो तो लिमिट्स लगा लो कि बात आप जो प्रॉब्लम शुरू की वो समय जर्नी का 0 से काउंट किया, उस समय वेलोसिटी जो भी थी उसे हम यू कह रहे थे, जो भी थी उसे हम यू कह रहे थे। जर्नी का टाइम टी पूरा हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ये लिमिट्स कहलाती है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन वेलोसिटी का होना है और राइट साइड में इंटीग्रेशन टी डी टी का होना है। के तो कांस्टेंट है। अब dv, बोले सर dv का क्या होगा, v होगा। बोले कहां से आया, अभी मैंने किया था इंटीग्रेशन dx को, समझा रहा हूं फिर से, x की पावर 0 dx लिखा था, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिखा था, x आया था, याद करिए सवाल किया था। कांस्टेंट यहां पे, अब x dx का ये भी दिखा देता हूं, x dx का पावर में एक ऐड कर दिए, एडिशन से डिवाइड कर दिए, x² / 2। भाई इतना इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। सवाल देखिए, dv का डायरेक्ट लिख रहा हूं, v आएगा, आप यहां लिखेंगे लोअर लिमिट और यहां लिखेंगे अपर लिमिट। k जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, t dt का आएगा t² / 2, ब्रैकेट यहां पे लिखेंगे आप लोअर लिमिट, यहां अपर लिमिट। लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इस v वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रख देंगे, माइनस इसी की जगह ये रखी जाएगी, इसमें इस t की जगह, ये t की जगह अपर लिमिट, नंबर में होती तो नंबर लिखते भाई हम, और इसकी जगह ये, यानी इस हिसाब से v - u, k अपनी जगह है, t² / 2 माइनस, जब 0 रखोगे तो पूरी फिगर 0 हो जाएगी। v - u = 1/2 k t²। तो आंसर क्या है आपके पास, v = u + ½ k t²। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इफ a is given k × t where k is constant and t is the time interval। तो सॉल्यूशन कैसे चला, क्योंकि उसने a वेरिएबल दिया था आपको, a कांस्टेंट देता कोई दिक्कत नहीं थी, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो घंटों भर की भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो मिनटों में हो जाएगा। इसलिए इस ब्रांच का फिजिक्स में बहुत वाइडली यूज है, किसी समय कहीं भी किसी डेरिवेशन में किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जितने भी लेक्चर मैंने ये मैथमेटिकल टूल्स पे आपको दिए हैं उनको रिवाइज करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर उस पर कमेंट करिए, और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि सर ये दिक्कत आई इसमें, तो उसे इम्प्रूव किया जाएगा डेफिनेटली। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।